हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहां पे लेक्चर 4 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों आज हम यहां पे जो है भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ने वाले हैं, जो कि 1773 से लेकर 1935 तक गया था। ठीक है, उसके बाद में भी पढ़ेंगे हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि 1935 से लेकर 1947 तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे 3 लेक्चर कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आपको एक बार मैं उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। इसके बाद हम आज की क्लास में चलेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ने वाले हैं। देखो, हम सबसे पहले अगर पहली क्लास में हमने ये देखा था कि आखिर राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ था, तो सभी लोग जानते होंगे, इसको पहले क्लास देख लिए होंगे आपने। तो मैंने बताया था कि जो किसी भी फिलोसफी या किसी भी राजनीतिक दर्शन से जो है यहाँ पे किसी भी राज्य व्यवस्था का उद्भव होता है, और जब किसी भी फिलोसफी को यहाँ पे प्रूफ मिल जाते हैं, एविडेंस मिल जाते हैं, तो वो चीज़ राजनीतिक विज्ञान बन जाती है। और विज्ञान से ही हमारा क्या पॉलिटी निकल कर आई थी, राज्य व्यवस्था निकल कर आई थी। हमने ये देखा था कि फिलोसफी का उद्भव कहाँ से हुआ था, तो ये ग्रीक से हुआ था, यूनान से। ठीक है, तो यहाँ से एक स्कॉलर निकल कर आए, एक वैज्ञानिक निकल कर आए, जिसका नाम था सुकरात। सुकरात के यहाँ पे एक शिष्य हुआ करता था। कौन था, तो उसका नाम प्लेटो था। और प्लेटो के द्वारा 2 बड़े महान कार्य किए गए थे। एक तो द एकेडमी नाम की संस्था खोली गई थी, और एक इनके द्वारा यहाँ पे रिपब्लिकन नाम की एक बुक लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद में इनकी संस्था से एक व्यक्ति पढ़कर निकल कर आता है, उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु का एक शिष्य था, कौन था, तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था। ठीक है, और मतलब कि यहाँ पे अरस्तु के द्वारा यहाँ पे एक बुक लिखी गई थी, और उसका नाम क्या था, पॉलिटिक्स था। इसीलिए इसको जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स का जनक भी बोल दिया गया, फादर ऑफ पॉलिटी बोल दिया गया, किसको, अरस्तु को। उसके बाद में हमने सेकंड क्लास में यहाँ पर देखा था कि राज्य का मतलब राज्य और व्यवस्था का मतलब क्या होता है। राज्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है राज्य की परिभाषा कहाँ से निकल कर आई थी, तो ये आई थी मॉन्टेविडो कन्वेंशन से 1933 में जो हुआ था। ये उरुग्वे की राजधानी है। ठीक है, कौन, मॉन्टेविडो। वहाँ से मतलब कि 4 भूभागों मतलब 4 भाग के आधार पर यहाँ पे जो है राज्य की परिभाषा दिया गया था। कौन कौन से 4 भाग हैं, तो एक था भूभाग, दूसरा था यहाँ पे जनसंख्या, तीसरी थी यहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट, और चौथी थी यहाँ पे संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि व्यवस्था मतलब क्या होता है, नियम होते हैं, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। जब छोटे छोटे फंडामेंटल रूल्स ही यहाँ पर हमारा संविधान बनता है, तो यही से एक जो है व्यवस्था का मतलब निकल कर आता है, सिस्टम का मतलब निकल कर आता है। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो है संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा था 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो लिखित होता है, एक अलिखित होता है, एक यहाँ पे एकात्मक होता है, और एक यहाँ पे संघीय होता है। ठीक है, एकात्मक की अगर हम बात मतलब कि हम लिखित की अगर हम बात करें, तो कौन कौन सा कहाँ कहाँ का संविधान है। एक तो हमारा भारत का संविधान है, और यहाँ पे अमेरिका का संविधान। एक बात मैं फैक्ट यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर जो है अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान था, जो कि 1789 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंट हो गया था इसका। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा था कि आखिर अलिखित संविधान कहाँ का है, तो ये ब्रिटिश का संविधान है। अब सभी लोगों को पता है, कनाडा का है, इजराइल का है, सऊदी अरब का, इन 4 जगह का यहाँ पर जो है अलिखित संविधान है। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा संविधान कहाँ पर है, तो ये ऐसी व्यवस्था कहाँ पर है, तो ये अपनी है ब्रिटेन के अंदर। ठीक, उसके बाद में हमने देखा था संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहाँ पर है, तो ये है। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ पर है, तो ऐसी व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा में। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में हमने क्या देखा था कि आखिर मतलब सबसे बड़ा संविधान किस मतलब कहाँ का है, ये अनुच्छेद के हिसाब से और शब्दों के हिसाब से। मतलब कि अनुच्छेद के हिसाब से तो अपना भारत का है, और यहाँ पे शब्दों मतलब वर्ड्स के हिसाब से भी हमारा भारत का ही संविधान सबसे बड़ा। और उसके बाद में सबसे छोटा संविधान देखा था, तो सबसे छोटा संविधान अगर अनुच्छेद की बात करें तो अमेरिका का है, और उसके बाद में जो है अगर शब्दों की बात करें तो मोनेगो का संविधान जो है सबसे छोटा था। तो ये तो हो गई हमारी पिछली 3 क्लासों का रिवीजन। और आज से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ने वाले हैं, जो कि 1773 से लेकर 1935 तक जाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, 1935 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में और पढ़ेंगे हम कि जो 1935 है, ठीक है, 1935 से लेकर 1947 तक जाएंगे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात तो ये करेंगे कि आखिर जो है इस संवैधानिक इतिहास का विकास हुआ कैसे। क्योंकि जब भी हम भारत में नियमों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, काफ़ी समय पहले की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अशोक के समय में एक व्यक्ति हुआ करता था, एक अर्थशास्त्री हुआ करता था, उसका नाम था
यहाँ पे कौटिल्य, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। कौन सी बुक लिखी गई थी इनके द्वारा? तो इनके द्वारा एक अर्थशास्त्र लिखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है काफ़ी समय पहले ये हमें अर्थशास्त्र की जानकारी मिलती। और उससे पहले भी अगर बात करें तो ऋग्वेद में भी जो है मतलब कि सभा एवं समिति की जानकारी मिलती है। तो ये हमारी तो पहले की बात हुई। लेकिन अभी की बात ये है कि हमारा आखिर जो है भारत का संवैधानिक इतिहास कैसे हुआ, तो हमें बात यहाँ से करनी है। देखो, तो अब देखिए यहाँ पर कि जो है सबसे पहले ये सुनो कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कैसे हुआ और इनको भारत में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, हमारे यहाँ जो भारत है ना, ठीक है, जो भारत है हमारे यहाँ ये मसालों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, स्पाइसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। हमारे यहाँ के मसाले जो हैं हर जगह जाते थे, भारत मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे यूरोप, ईरान, इराक, ये सभी स्थान पर जो है हमारे जो मसाले हैं भारत से स्थल मार्ग से ही यहाँ पे पहुँच जाया करते थे। कहाँ? यूरोप पहुँच जाया करते थे। और एक मतलब ये रास्ता हुआ करता था, तो ये जो है पूरे यूरोप को एशिया से अलग करता था। उसका नाम मतलब कुस्तुनतुनियन था, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 1450 की बात है, ठीक है। 1450 में मतलब कि हमारे यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये जानो कि आखिर यूरोप में जो है यहाँ पे मसालों की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती थी। देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये यूरोप वाला जो एरिया है यहाँ पे अधिकतर सभी लोग मीट खाते हैं, ठीक है, मतलब नॉन वेजिटेरियन। तो इनको जो मीट को प्लेजर करने के लिए, मीट को यहाँ पे सही रखने के लिए यहाँ पे मसालों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर जो है ये लोग हमारे भारत से जो है मसाले का व्यापार किया करते थे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लगभग मैंने बताया कि 1450 की बात है। तो इस एरिया पे जो है यहाँ पे एक ऑटोमन साम्राज्य का, किसका? ऑटोमन, है ना, ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ पर उदय हुआ। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो है मसाले की आवश्यकता तो थी यूरोप को। अब यहाँ पर जो है टैक्स बहुत ज़्यादा लेने लगे, ठीक है, यहाँ पे टोल टैक्स ज़्यादा लेने लगे और मसाला कम मात्रा में पहुँचने लगा, मतलब कि मसालों का रेट बढ़ गया था। तो इस रास्ते से यूरोप को मसाला बहुत कम जाता था। तो अब ये दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे जो है ऑटोमन साम्राज्य मतलब ये कुस्तुनतुनिया वाला इलाका, ठीक है, सभी लोगों ने सुना होगा, इतिहास में पढ़े भी होंगे आपने। अगर किसी दिन पढ़ाएंगे इतिहास तो बताएंगे आपको, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ टच करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुस्तुनतुनिया वाले इलाके में यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। और यहाँ पे जब युद्ध हुआ, यहाँ पे जब आक्रमण हुआ, तो यहाँ रहते थे बहुत सारे विद्वान लोग, ठीक है। यहाँ पे कौन रहते थे? विद्वान लोग रहते थे, स्कॉलर लोग रहते थे, ठीक है। तो जब यहाँ पे युद्ध हुआ, यहाँ पे झड़प हुई, तो यहाँ से निकलकर जो है सारे विद्वान लोग कहाँ चले गए? कुछ यूरोप चले गए, अफगानिस्तान चले गए, इराक, ईरान, और कुछ इटली चले गए। तो इटली वाले इलाके में जो है बहुत सारे विद्वान आकर इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो बात हो गई कि मसालों की आवश्यकता थी, किसको? यूरोप को, मतलब पुर्तगाल साइड को, ठीक है। पुर्तगाल वाले को क्या थी? मसालों की आवश्यकता थी। और यहाँ पर जो है यहाँ पे रेट या फिर टैक्स ज़्यादा हो गया था, ठीक है, टैक्स ज़्यादा हो गया था। तो इन लोगों को आवश्यकता तो थी। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे विद्वान, अगर वैज्ञानिक लोग इकट्ठे हो गए तो उनके द्वारा यहाँ पे बड़े बड़े महान कार्य किए जाएंगे, ठीक है। तो उनके द्वारा यहाँ पे दो बड़े महान कार्य किए गए। कौन कौन से किए गए? तो देखो, विद्वान लोग आएंगे तो यहाँ पे जो है वो तो आविष्कार करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नवाचार भी लेकर आएंगे। देखो, नवाचार मतलब यहाँ पर होता है कि जो कोई भी पहले से थी, जैसे हम पहले क्या करते थे, हम पहले बल्ब यूज़ करते थे, उसके बाद में एलईडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है ये नवाचार है, ठीक है, मतलब कि पहले से वो चीज़ है लेकिन हम उसमें और डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे नवाचार होती। और आविष्कार मतलब किसी भी नई चीज़ का आविष्कार करते। तो देखो, अब यूरोप वाले को मतलब पुर्तगाल वालों को तो क्या ज़रूरत थी? मसालों की आवश्यकता थी। तो अब देखो, यहाँ पर जो वैज्ञानिक लोग आए तो इनके द्वारा आविष्कार और नवाचार लाए गए, ठीक है। तो सबसे पहले इनके द्वारा एक बड़ा मुंशा किया गया, तो इनके द्वारा एक कंपास बनाया गया, ठीक है, एक कंपास बनाया गया। और दूसरा इनके द्वारा जो है, अब देखो पहले के टाइम पे जो है छोटे छोटे जहाज़ें हुआ करते थे, ठीक है, पहले छोटे छोटे नाव हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि वो तो हज़ारों मील तक की यात्रा कर ले, नहीं, वो जो है छोटी मात्रा में होती थी। तो अब इनके द्वारा जो है बड़ी बड़ी मात्रा में क्या करने लगे? पनडुब्बी बनाने लगे, जहाज़ बनाने लगे।
जहाज बनाने लगे थे, ठीक है। तो कंपास मतलब होता है यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र, है ना। कंपास मतलब होता है यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र। अब इनके द्वारा यहाँ पर जो है, तो देखिए अब इनके द्वारा क्या कर लिया गया है, इनके द्वारा आविष्कार कौन कौन से, एक तो दिशा सूचक यंत्र का कर लिया गया है और एक जहाज का निर्माण कर दिया गया है। तो अब देखो यूरोप में थी किसकी मारामारी, मसालों की मारामारी थी। तो अब उनके द्वारा बोला गया है कि आपके पास में अब मतलब कि कंपास है और एक जहाज भी है, तो अब आप लोग जो है यहाँ से निकलिए, दूसरे देशों की खोज करिए, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है भारत में यूरोप के साइड से देखो, सबसे पहले तो स्पेन से, यहाँ पे स्पेन में ये साइड में, तो स्पेन से एक यात्री निकल कर आता है, तो वो दक्षिण अमेरिका चल जाता है। तो उसका नाम बताइए कि मतलब जिसने अमेरिका की खोज की थी, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यूरोप मतलब ये पुर्तगाल का जो एरिया है ना, पुर्तगाल का एरिया, तो यहाँ से एक व्यक्ति निकल कर जाता है किसके माध्यम से, तो मतलब कि समुद्र के माध्यम, मतलब कि जहाज के माध्यम से जाता है, समुद्री रास्ते से। अब एक मिनट में इसको थोड़े रफ कर देता हूँ। अब देखो, ठीक है, ये अपना भारत है और ये है यूरोप, ठीक है। यूरोप मतलब ये पुर्तगाल वाला एरिया है। तो यहाँ से एक व्यक्ति निकल कर आता है, ये अफ्रीका अपना, ठीक है। तो मतलब ये समुद्री मार्ग से निकल कर आता है और यहाँ पे जो है एक 1498 ईस्वी में कौन आ जाता है, उसका नाम आप सभी लोगों को पता होगा। कौन आया था सबसे पहले हमारा भारत, तो सबसे पहले आया था वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था, जो कि केरल के पुलिकट झील में था, मतलब झील में आया था। को मतलब कब आया था ये आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। जब 1498 ईस्वी में ये यहाँ आ गया था, भारत आ गया था, तो इसने यहाँ पर जो है बहुत ट्रेड किया, मतलब बहुत व्यापार किया और मसाले बहुत बड़ी मात्रा में बेचे। तो इसको जो है यहाँ पर जिस उसने जितना पैसा लाया था, उसके यहाँ पे 60 गुना पैसा इसने कमा कर ले गया, ठीक है। किसने, यहाँ पे जो वास्को डी गामा है, इसने यहाँ पे व्यापार किया और यहाँ से जो है इसने 60 गुना पैसा लेके गया यहाँ पे व्यापार करके। ये था पुर्तगाल, ठीक है। ये पुर्तगाल का यात्री था, या ध्यान रखना। स्पेन का तो अमेरिका गया था, ठीक है। कौन था वो आपको कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर जो है वास्को डी गामा ने यहाँ पर 60 गुना पैसा कमा कर ले गया। कहाँ ले गया, तो पुर्तगाल ले गया। जब ये पुर्तगाल गया वहाँ पर, तो वहाँ पे उन लोगों को बताया, ब्रिटिश सरकार को बताया कि यहाँ पर जो है मसालों की बहुत बड़ी मात्रा में हम यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मतलब कि ये पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए, तो जब इसने यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा कर ले गया, कहाँ, पुर्तगाल ले गया, ब्रिटेन ले गया, तो यहाँ पर जो है वहाँ तो फिर इसके बाद में जो है वहाँ का राजा ने इनको बोला है कि जाओ आप लोग यहाँ पर जो है एक कंपनी का निर्माण करो। तो अब यहाँ से शुरू होती है भारत, मतलब कि कंपनियों का आगमन स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं आपको उनका क्रम बताता हूँ कि आखिर उनका क्रम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1498 ईस्वी में सबसे पहले, कब, ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे, तो हमारे आए थे पुर्तगाल। तो सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाल ने जो है 1498 ईस्वी में एक कंपनी का निर्माण किया और उन्होंने बोला है कि जाओ आप एक कंपनी खोलो। तो उस कंपनी का नाम था यहाँ पे एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, ठीक है। जब इनके द्वारा एक ये बड़ी कंपनी खोल दी गई, तो अब इसके बाद में देखो, अगर कोई एक पैसा कमाएगा तो ऐसा नहीं कि दूसरा वाला शांत बैठेगा, वो भी चुगली करेगा, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पे आने की आवश्यकता पड़ी कि मतलब कि यहाँ पर जो है ट्रेड अच्छी मात्रा में हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी यहाँ पर चलते हैं। तो ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मतलब उसी के मतलब कि पुर्तगाल के पास में एक मतलब देश है, तो उसका नाम था ब्रिटेन, ठीक है। क्या था, ब्रिटेन था, जो कि यहाँ पर 1600 ईस्वी में यहाँ पर आ गया था, ठीक है। कौन आया था, ब्रिटेन आया था 1600 ईस्वी में। और उसके बाद में 1600 ईस्वी में इसके द्वारा कौन सी कंपनी खोली गई थी, तो इसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लाई गई थी, ठीक है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा 1600 में आ गए थे। ठीक है, कहाँ आ गई थी, हमारी भारत में आ गई थी। उसके बाद में उसी के नीचे, उसी के राइट साइड में एक और देश है, कौन था, डच था। ठीक है, तो डच भी आ गया। डच को नीदरलैंड बोलते हैं आज के टाइम में। उसे उसका क्या उपनाम है वो आपको बताना है। ठीक है, नीदरलैंड। ये कब आया था, तो ये आया था 1602 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके द्वारा कौन सी कंपनी खोली गई थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई। ठीक है, डच ईस्ट कंपनी खोली गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कौन आते हैं, तो उसके बाद में यहाँ आते हैं डेनिश। ठीक है, कौन आते हैं, डेनिश। उसके बाद में डेनिश आते हैं, तो ये 1616 में आएंगे। तो इनके द्वारा एक कौन सी कंपनी खोली गई थी, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई थी। और इसके बाद में एक व्यक्ति और आता है, और उसके आए बगैर तो दोस्तों कहानी पूरी कंप्लीट ही नहीं होती। तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है फ्रांस। ठीक है, उसके बाद में फ्रांस आता है। ये कब आता है, 1664, ये 1664 में आता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये फ्रांस इंडिया मतलब कौन सी कंपनी आई थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो इनके द्वारा भी जो है कंपनी यहाँ पे खोल दी गई थी। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ना, ये 4 कंपनी, ठीक, कौन कौन से 4 कंपनी, मतलब कि ये वाली कंपनी को छोड़कर, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर, यहाँ पे जो चारों जो कंपनी थी ना, ये सारी कंपनी गवर्नमेंट की थी। ये सारी कंपनी किसकी, सरकार की थी। लेकिन जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी, जो कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आई थी हमारे भारत, मतलब मसालों का व्यापार करने के लिए, तो ये कंपनी थी प्राइवेट। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी थी, और इसीलिए ये कंपनी जो है यहाँ पर सक्सेस भी हो गई। और कुछ समय पहले ये जो है चारों कंपनी यहाँ से चली गई, और सिर्फ एक ही कंपनी ने रूल किया। तो उस कंपनी का नाम है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी। 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ पे भारत में प्रवेश किया था। तो सबसे पहले हम अब देखो, हमें जो है इन्हीं का तो पढ़ना है, इन्हीं का जो है संवैधानिक इतिहास जो किसका पढ़ना है, तो हमें ब्रिटेन का पढ़ना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पढ़ना है, जिसने कि यहाँ पर 400 साल, मतलब लगभग 400 साल यहाँ पे हमारे राज्य किया। तो अब पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्भव आखिर कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। तो अब देखो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो किसकी बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ये कंपनी कब आई थी हमारे यहाँ पे भारत में, तो ये आई थी 31 दिसंबर 1600 में, ये हमारे भारत में आ गई थी। ठीक है, तो देखो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, तो जब यहाँ पे एक मतलब कोई भी व्यापार करते हैं, तो उसके लिए अधिकार पत्र कौन देता है यहाँ पर, तो वो देता है यहाँ पर ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की महारानी, जो कौन थी वहाँ पे उस समय, थी महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम यहाँ पे कौन थी, ये महारानी थी उस समय, हमारे एलिजाबेथ प्रथम महारानी थी। और इनके देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति कौन कौन आए थे, एक तो जॉन वॉट आया था। ठीक है, जॉन वॉट, और एक आया था जॉर्ज वाइट। ये 2 व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे हमारे मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को खोला गया था। तो इन लोगों को देखो, जॉन वॉट का तो नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की आवश्यकता है, इसको नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जॉन वॉट के द्वारा यहाँ पे एक कंपनी खोली गई थी, कौन सी, तो इनके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई थी। और यहाँ पे महारानी कौन थी, तो यहाँ पे महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, जो कि देखो इनके द्वारा जो है 15 वर्ष के लिए एक चार्टर दिया गया था। ठीक है, 15 वर्षों के लिए
15 वर्षों के लिए चार्टर दिया गया था। चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, क्या? अधिकार पत्र। मतलब कि 1600 ईस्वी से लेकर 1615 ईस्वी तक जो है यहाँ पे मतलब कि ब्रिटिश के गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही कंपनी काम करेगी। कौन सी कंपनी काम करेगी? तो यहाँ पे EIC मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करेगी। कहाँ पे? भारत में। 15 वर्षों के लिए इनको जो है चार्टर अधिनियम दे दिया गया है, मतलब कि चार्टर अधिकार पत्र दे दिया गया है। तो ये सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पे रूल कर सकती थी, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे जब इनको अधिकार मिल गया, यहाँ पे अधिकार पत्र मिल गया कहाँ का? तो ब्रिटेन के द्वारा मतलब ब्रिटेन के द्वारा इनको जो है यहाँ पे अधिकार पत्र दे दिया गया। तो अब यहाँ पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना कैसे होती है वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात आती है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कैसे हुआ यहाँ पर, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 23 जून 1757 की। कब की? 23 जून 1757 की। ये डेट आप लोग भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी यहाँ पर कि जो कि हमारा एक निर्णायक युद्ध हुआ करता था। ठीक है, युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे जो है 23 जून 1957 को एक प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, किसका युद्ध होता है? तो ये प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में होता है यहाँ पर? तो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से होता है। ठीक है, EIC के साइड से यहाँ पे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से कौन लड़ा था? तो यहाँ जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पे युद्ध किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो हमारे यहाँ पे भारत के साइड से कौन था? तो सिराज उद दौला था। ठीक, कौन था? सिराज उद दौला। और ये कहाँ का नवाब था? तो ये बंगाल का नवाब था। ठीक है, तो जब मतलब कि 23 जून 1757 को यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ, तो यहाँ पर जो है हमारे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पे मतलब कि बंगाल के नवाब जो कि सिराज उद दौला को यहाँ पे परास्त कर दिया गया। और यहाँ पे जो है किसका मतलब किसको शासन में बैठा दिया? तो इसको जो है यहाँ पे मीर जाफर को यहाँ पर इसने बंगाल का नवाब बना दिया। किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर ने जो है ना, मीर जाफर कौन था? तो सिराजुद्दौला का यहाँ पे सैनिक हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिल गया था। तो यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला की यहाँ पे हार होती है। और यहाँ पे बंगाल को जो है मतलब कि बंगाल में मीर जाफर को यहाँ पे पपेट नवाब बना दिया गया। किसको? मीर जाफर को। याद रखना कि ये एक फैक्ट आता है कि पपेट नवाब कौन कहलाता है? तो ये मीर जाफर ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने जीत लिया था ये वाली लड़ाई? तो ये जीत लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के, मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पे ये जीत लिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद में देखो इस समय पे दो बड़े महान युद्ध हुए थे। तो एक तो हो गया कौन सा? अपना 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध, जो कि कहाँ पे लड़ा गया था? ये बेस्ट मतलब कि एक प्लासी कहाँ पर है? तो ये प्लासी कहाँ पर है? तो ये एक जो है वेस्ट बंगाल का एक विलेज है। ठीक है, प्लासी। अब देखो यहाँ पर एक और लड़ाई होती है, सबसे बड़ी महान लड़ाई कौन सी है अभी? तो एक और है बक्सर की लड़ाई, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। ठीक है, कौन सी लड़ाई थी ये? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध देखो कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 22 अक्टूबर 1764 को। ये बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, बक्सर का युद्ध। अब देखो ये बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था हमारे किसके द्वारा? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से था हेक्टर मुनरो, और हमारे यहाँ पर जो है भारत के साइड से कौन था? तो ये संयुक्त सेना लड़ी थी। देखो संयुक्त सेना मतलब कि बहुत मतलब कि 2-3 शासक की यहाँ पे सेना लड़ी थी। तो कौन कौन से शासक थे? तो यहाँ पर देखिए मुगल बादशाह था। ठीक है, कौन था? एक तो यहाँ पर जो है मुगल के साइड से कौन लड़ा था? शाह आलम द्वितीय लड़े थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय।
ठीक है, तो एक तो हो गया कौन, शाह आलम द्वितीय। और अवध के साइड से लड़े थे शुजा-उद-दौला। ठीक है, कौन थे? अवध के यहाँ पे सेना कौन थी? शुजा-उद-दौला की। शुजा-उद-दौला की। और यहाँ पे बंगाल के साइड से था मीर कासिम। मतलब यहाँ पे बंगाल की सेना ने के साइड से कौन था? तो ये मीर कासिम की थी। मीर कासिम की सेना थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बक्सर के युद्ध में कब हुआ था? तो ये 22 अक्टूबर को हुआ था, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर जो है बक्सर का युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से हेक्टर मुनरो था, और यहाँ पे संयुक्त सेना में थी, यहाँ पे मुगल की सेना थी, जो कि इसके साइड से कौन लड़ा था? तो ये शाह आलम द्वितीय लड़े थे। अवध के साइड से यहाँ पे शुजा-उद-दौला, और बंगाल के साइड से यहाँ पर मीर कासिम के द्वारा यहाँ पे लड़ा गया था। तो अब इनके द्वारा जब यहाँ पे लड़ा गया तो यहाँ पर एक और इनकी हार होती है, किसकी? तो मतलब संयुक्त सेना की यहाँ पर हार होती है। तीनों सेना यहाँ पे परास्त हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो यहाँ पे इनकी विजय होती है। तो अब यही से जो है इनका रूल करना प्रारंभ हो जाता है। तो इन देखो, जब ये निर्णायक लड़ाई जब इनके द्वारा लड़ ली गई, तो अब यहाँ पे जो है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही यहाँ पे रूल करने लगा। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे रूल करने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक क्या बोलते हैं, 1765 में है ना, 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ में, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई। और यहाँ पे जो है बंगाल में द्वैत शासन आ गया। ठीक है, कौन सा शासन आ गया? बंगाल में द्वैत शासन। यहाँ पे जो है 1765 में बंगाल में जो है, यहाँ पर जो है 1765 में यहाँ पे इलाहाबाद की संधि हुई, और यहाँ पे बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद की कहानी हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला था, तो इसीलिए मैं इसको शॉर्ट करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में मतलब सब कुछ समझ में नहीं आने वाला आप लोगों को। तो कृपया करके इस वीडियो को आप लोग जो है रिवर्स करके फिर से देख लेना, अगर आपको कहीं समझ में ना आए, और अगर ऐसा कोई भी अगर डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।